हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री मेजर एंड माइनर के फर्स्ट चैप्टर को, यानी कि 1857 जो रिवोल्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आपके पास चाहे हिस्ट्री मेजर में है चाहे माइनर में आपने ली है, आपको इस सेम ही आपको सिलेबस होगा, इसीलिए आपका एग्ज़ाम भी सेम आएगा, ठीक है। एंड जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका भी लगभग सेम ही आपका सिलेबस है। तो आप वीडियो को देख सकते हैं। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से ज़रूर से शेयर कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो है हमारा अपराइजिंग ऑफ 1857। देखो, अपराइजिंग ऑफ 1857 कहने का चाहता है, जैसा देख सकते हैं कि हमने सेकंड सेम में 1857 के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। जैसे कि हम कॉजेज़ की बात करें या फिर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें, इवेंट्स की बात करें, ठीक है, वो सारा चैप्टर जो है बिल्कुल आपका सेम है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी, पूरा रीड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको कई चीज़ें पहले से ही मालूम होंगी और आपका जितना भी चैप्टर है वो काफ़ी सिमिलर है आपके सेकेंड सेम से, ठीक है। बस यही चैप्टर आपका सिमिलर है और आगे आपका काफ़ी डिफरेंट सिलेबस होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, कॉजेस ऑफ 1857 में आपको 4 तरह के क्वेश्चंस दे रखे टाइप्स, तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है। जिसमें लिखा है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में बताया, या फिर मेन कॉजेस हमें बताने होंगे, या फिर कॉजेस बताने होंगे, या फिर द मेन कॉजेस, या फिर हम कहें कि मेन कॉजेस ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857, या फिर हम कह सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉजेस ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। कुछ ऐसे करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना उस समय, क्वेश्चन वही है, ठीक है, बस थोड़ा घुमा के लिखा होगा, आंसर्स वही लिखने जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं आप लोग कि हम सबको पता है, ठीक है, यूजली जिनके पास 12th में हिस्ट्री वगैरह होगी उनको पता होगा 1857 के बारे में, ठीक है, कि 29 मार्च 1857 को जब पहली बार 1857 की जो क्रांति के बारे में सोचा गया था, वो बैरकपुर कोलकाता से ये चीज़ शुरू हुई थी। हमें पता है कि इसका तत्कालीन कारण क्या थे, यानी कि इमीडिएट कॉज जो था वो था हमारे चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, यानी एनिफेंटा गन जिसको हम बोल देते हैं, जिसके लिए हमारे जो देश के जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उनको मुंह से खींचकर क्या करना होता था, उनको मुंह से खींचना होता था उन गन्स को, ठीक है, और उसमें क्या था, चर्बी यूज़ होती थी। इसीलिए दोनों धर्म उस समय, चाहे हिंदुज़म था या फिर मुस्लिम जो थे सैनिक थे, चाहे कोई भी थे, वो कोई भी तैयार नहीं थे इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ हुई, पर सिर्फ एक ही कारण नहीं था 1857 के रिवोल्यूशन के होने का, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, चाहे हम के पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, इकोनॉमिक हो, या इमीडिएट कॉजेस भी रहे हों। ऐसा नहीं है कि हर हर एक कॉज जो था वो ज़रूर था 1857 के रिवोल्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं पॉलिटिकल कॉजेज़। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं कॉजेज़ बताऊंगी, ठीक है, ताकि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, यानी कि ब्रिटिशों द्वारा एक साम्राज्यवादी नीति बनाई गई थी। 1857 की क्रांति होने का ये भी एक मुख्य कारण रहा था, क्योंकि देखो, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति 1857 का एक प्रमुख कारण बनी। क्योंकि ये नीति इसीलिए आरंभ की गई थी, इसका कारण ये था कि जो कलवाई था ना, लॉर्ड क्लाइव जो था, उसने प्लासी और बक्सर की लड़ाई में, जब हमें पता है कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 के, और बक्सर की लड़ाई जब हुई थी, तो उसके बाद से ही जो है अंग्रेजों का हमारे देश में शासन शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल आते हैं, ठीक है, इन्होंने सब क्या हुआ, एक होड़ सी लग गई। फिर उन्होंने क्या चीज़ कही कि सहायक संधि, हमने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि सहायक संधि क्या होती थी, कि राज्यों के साथ एक सहायक संधि, उसके तहत क्या होता था कि अगर भारतीय शासक जो होते थे ना,
बेसिकली क्या होता था सहायक संधि के अंडर कि जितनी भी मिलिट्री चीज़ें होती थी, ठीक है, वो सारे ना किसके अंडर होती थी, वो अपने अंग्रेज़ों के अंडर होती थी, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि जो किंग होता था यानी राजा होता था उस समय, वह अपनी जितनी भी पावर्स था यानी जो अपनी शक्ति था वह खो देता था, क्योंकि इसमें ये लोग क्या कर लेते, सहायक संधि करवा लिया करते थे, एक तरह का एग्रीमेंट करवा लिया करते थे, ठीक है। और डलहौजी जब आया उस समय, ठीक है, डलहौजी द्वारा भी बहुत सारी सीमाएं पार कर दी गई थी। जैसे हम कह सकते हैं उसने सातारा, सांभल, उदयपुर, जैतपुर, ये सब क्या, इन सब पे लैप्स की नीति लगाई थी, ठीक है। लैप्स की नीति का मतलब ये था कि यदि किसी भी राज्य में, ठीक है, उसके आगे का कोई उत्तराधिकारी यानी पुत्र नहीं होता था उस राज्य को चलाने के लिए, तो क्या होता था, अंग्रेजों द्वारा एक ऐसी नीति बनाई गई। इसमें ये चीज़ कहेगी कि आप किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते अगर किसी के पास उसका आगे वारिस नहीं होता है, तो वो जितनी भी स्टेट होगी, जितना भी राज्य होगा, वह अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये बताई गई थी, इसलिए ये भी एक कारण बन जाता है। आप चाहे इसमें ये जो है आपकी डेफिनेशंस दे रखी हैं, आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। एक था सेकंड जो है हमारा सबसे बड़ा, इसमें हम कह सकते हैं कॉज जो था इसके बाद, वो था मुगल बादशाह बहादुर शाह का अपमान। उस समय क्या था, जब 1857 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो उस समय मुगल की जो शक्तियाँ होती हैं, मुगल सम्राट या बादशाह की जो शक्तियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। उस समय उसका वर्चस्व जो होता है इतना रहता नहीं है, इसीलिए अंग्रेज उससे डरना कम कर देते हैं। जो उस समय जो होता है मुगल होता है, वो कौन होता है, वह बहादुर शाह जफ़र होता है, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, ठीक है। तो क्या होता है, उसको अपमान किया जाता है, उससे ये कहा जाता है कि तुम्हें भी क्या होगा कि तुम्हें भी जो है बेसिकली अगर मैं बताऊं तो उनको भी ये चीज़ कह दी जाती है कि जो तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो तुम्हारा भी जितना सारा साम्राज्य होगा तुम्हारे किसी भी उत्तराधिकारी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो अंग्रेज़ों द्वारा हड़प लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बात बोली है, अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को जो अपमान किया, वो देश के लिए बहुत ही बड़ा असंतोष फैला। जब प्रारंभिक समय में उनके ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह का बहुत सम्मान करते थे, जब वो आए थे, जब उन्होंने देखा कि ट्रेड करना था, ठीक है, फ्री पास जब उन्होंने मांगा, तब उनको कोई वो नहीं हुआ। जब बाद में जैसे जैसे उनका स्प्रेड होता गया, यानी कि जब उनका साम्राज्य बहुत विस्तार करने लग गया, आगे बढ़ने लग गया, तो उन्होंने मुगल बादशाह का भी जो है ख्याल नहीं किया, उसको भी आगे एकदम खदेड़ दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर कहते हैं कि उनकी जितनी भी संपत्ति है, ये सारी चीज़ें वही लिखी जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद है नाना साहिब जो थे, नाना साहिब बेसिकली कौन थे, नाना साहिब जो थे पेशवा बाजीराव के जो थे, वह असली बेटे नहीं थे, उनको गोद लिया गया था, ठीक है। तो इनके ऊपर भी एक तरह से हम कह सकते हैं लैप्स की नीति लगा दी गई थी बाद में। तो क्या होता था कि जब नाना साहिब जो थे ना, पेशवा जो है, पेशवा बाजीराव के जो गोद लिए हुए पुत्र थे, तो अंग्रेजों द्वारा अब इन्होंने क्या किया था कि पूना की संधि के द्वारा ब्रिटिशों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी को 8 लाख रुपए एक तरह से ईयरली यानी हर वार्षिक तौर पर 8 लाख रुपए पेंशन देने के बारे में कहा था। पर बाद में ये चीज़ क्या हो गई, 1857 आते आते इस चीज़ को अंग्रेज, जब उनकी मृत्यु हो जाती है पेशवा बाजीराव की, ठीक है, तो नाना साहब की पेंशन को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नाना साहब इस चीज़ से वो होते हैं, कहते हैं उनकी पेंशन क्यों बंद की गई, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, पॉलिटिकल कॉज बनता है। उसके बाद है झांसी का विलय। ये बहुत इजी है, क्योंकि देखो जब लैप्स की नीति लाई गई थी, ठीक है, डलहौजी के द्वारा, तो जितने भी चाहे जैतपुर हो, सांबलपुर हो, या फिर हम झांसी की बात करें, झांसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि झांसी में झांसी की रानी ने बहुत बड़ा अपना रोल निभाया था, रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। तो क्या होता है कि उनका तो आगे कोई उत्तराधिकारी रहता नहीं है, ठीक है, और उनके जो पति होते हैं, ठीक है, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए लैप्स की नीति झांसी में लगा दी जाती है, जिसके अंतर्गत जितना भी होता है वो अंग्रेजों के अंडर आ जाता है, चाहे उनका जो बेटा भी गोद लिया होता है ना, उसको भी नहीं माना जाता है, ठीक है। आई होप आपको इस सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ भी। उसके बाद अवध का विलय। अवध का बहुत ईजी है। अवध के जो नवाब थे उस समय वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह पे क्या कर दिया जाता है, एक तरह से 1764 की लड़ाई के पश्चात वह सदैव अंग्रेज सरकार की नीति के वफादार हो गए,
ठीक है, अवध के नवाब जो थे उस समय। ठीक है, फिर क्या होता है कि अब अंग्रेज़ों ने जब अपनी चालाकी चली तो उन्होंने क्या करा कि वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगा दिया कि आप अच्छे से अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं चला रहे हो, तो उनको उनके स्टेट से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं होता फिर, ठीक है, कि उन्होंने अपना शासन अच्छे से नहीं चलाया था, बस उनको उस गद्दी से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके बाद जो होता है, ऐसा करते समय नवाब के जो दरबार में उनकी सुरक्षा के लिए रखी गई ब्रिटिश सेना ने ही दरबार में लूटपाट, वज़ीर को बंदी बना लिया, जितने भी उनके जो शाही लोग थे उनको बंदी बना लिया गया, उनको वहाँ से मतलब एक तरह से वाजिद अली शाह को अवध यानी लखनऊ छोड़कर अवध से जाना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ भी सुनने में आती है कि जो उनके लोग थे वो बहुत दुखी होते हैं जब वो छोड़ के जाते हैं उस जगह। ठीक है, भारत के और इसी तरह की जो भारत के जो दूसरे रियासत थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट जिनको हम कहते हैं, वो भी इस चीज़ उनके अंडर भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का खौफ आ चुका था। इसीलिए अवध का जो है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज बन जाता है, पॉलिटिकल कॉज। उसके बाद हम सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ की बात करते हैं। तो सामाजिक सुधार, देखो अंग्रेज़ों ने बेशक सामाजिक सुधार भी किए, ठीक है, काफ़ी हम कह सकते कुछ किए कुछ नहीं भी किए उन्होंने। या पहले अंधविश्वास को उन्होंने कम किया, कन्या वध को कहे या फिर सती प्रथा जैसी चीज़ों के बारे में बोले। ठीक है, उसके बारे में भी इन्होंने ये चीज़ बोली। या फिर हम कहें कि जो है विधवा पूर्ण विवाह, ठीक है, विडो रीमैरिज के बारे में चाहे उन्होंने ये बात बोली हो, फिर भी हमारे देश में इस चीज़ को उस समय उस प्रथा के अनुसार अनुकूल नहीं माना जाता था, यानी सही नहीं माना जाता था। ठीक है, तो इसीलिए एक रिलीजियस एंड एक सोशल कॉज भी क्या बनता है कि जब ब्रिटिशर्स द्वारा कुछ सुधार किए गए थे, सोशल रिफॉर्म्स किए गए थे, तो उस समय के जो जितनी भी सोशली जो लोग थे, ठीक है, वो इसको नहीं मानते थे। अब धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार करना, ठीक है, देखो ईसाई धर्म का प्रचार करना एक एक्ट से भी जुड़ा हुआ है, आपका चार्टर एक्ट 1833 या 13 है कुछ, ठीक है, आप देख लेना। तो इसके अंतर्गत ना कुछ एजुकेशन सिस्टम में भी आपके उसमें कहा गया था कि एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर एक और चीज़ ये बोलेगी कि जो ईसाई मिशनरीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि इंडिया में आके एज अ मिशनरीज़ को यानी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते। तो एक ये भी कारण बनता है कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी को यानी ईसाई धर्म का प्रचार भी एक रिलीजियस कॉजेज बनता है 1857 का। क्यों बनता है, देखो ईसाई धर्म के प्रचार में 1857 के जो विद्रोह भड़काने में बहुत ज़्यादा भूमिका हुई थी, क्योंकि देखो उस समय क्या होता था, उस समय जो सरकार होती थी उसको तो पहली बात तो अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो जो भी लोग ईसाई धर्म के मिशनरीज़ थे, ठीक है, जो भी प्रचार करने आते थे, तो उनको पूरा सपोर्ट मिलता था। इसीलिए चाहे वो स्कूल्स में जाएँ, जेल में जाएँ, अनाथ आश्रम में जाएँ, ठीक है, पहले तो उनको अंग्रेजी भाषा सिखाने का प्रयत्न किया गया, पर कुछ चीज़ें ना सीखने के कारण तो उन्होंने क्या किया, लोगों के लोकल लैंग्वेजेस में भी एक तरह से ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया, कहा जाता है ऐसा, ठीक है, लगभग। तो एक होता था, हाँ, उसके बाद एक चीज़ थी कि यदि किसी का बच्चा, ठीक है, बड़े बड़े बच्चे होते थे उस समय, ठीक है, मद्रास जैसे इलाके या फिर हम कहें बहुत बड़े बड़े जो थे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते थे, जब भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी थी, ठीक है, तो वहाँ पे वो जाके क्रिश्चियनिटी या फिर ईसाई धर्म को जब अपना लेते थे, तो क्या होता था कि उसके बाद जो उनके माँ बाप होते थे उसको अपनी संतान नहीं मानते थे, यानी आगे जाके अगर कोई भी पैतृक संपत्ति होती थी तो उस पर उस बच्चे का अधिकार नहीं रहता था। तो ये लॉक्सी एक्ट जो था, लॉक्सी एक्ट जो था, उसके अंतर्गत ये चीज़ कही थी। बट बाद में क्या हुआ कि बाद में इसको एक तरह से डलहौजी ने क्या करा कि इसको मानने यानी धार्मिक अयोग्यता एक्ट पारित किया, लॉक्सी एक्ट। इस एक्ट के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति जो होता था धर्म बदल लेता था तो उसको वंचित नहीं किया जा सकता था। यानी इससे पहले जो लॉक्सी जो एक्ट जो था, ठीक है, लॉक्सी जो एक्ट था, ठीक है, तो वो जो था ना, उसने क्या करा कि इस जो है ईसाई धर्म को और भी ज़्यादा स्प्रेड किया,
क्योंकि इन्होंने ये चीज़ कर दी थी कि अब बच्चा चाहे ईसाई धर्म को अपना ले, वो अपनी पैतृक यानी जो उनकी संपत्ति है, ठीक है, खानदानी संपत्ति, उससे वंचित नहीं रह पाएगा। तो एक ये भी सोशल कॉज बनता है। उसके बाद देखो आपका बनता है एक और कॉजेज़, रेल और तार। बेसिकली हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में रेल और तार यानी हम कहें कि इंट्रोडक्शन रेलवेज़ एंड टेलीग्राफ्स की, क्योंकि देखो उनका ही फ़ायदा था। रेलवेज़ एंड टेलीग्राफ से वो क्या करते थे, अपना ही ट्रेड वगैरह करते थे, ठीक है। टेलीग्राफ से उनको चीज़ें जल्दी पता चल जाती थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में यातायात का संचार साधन को उन्नत करने के उद्देश्य से रेलगाड़ी बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि भारत में रूढ़िवाद लोग देखो रेलगाड़ी को वास्तविकता को नहीं समझते थे। वो कहते थे कि ये अच्छी चीज़ नहीं है रेलगाड़ी, यानी रेलवेज को नहीं मानते थे। फिर उस समय क्या हुआ कि कुछ अफवाहें फैली कि ये जो ईसाई धर्म नहीं ग्रहण करेंगे तो वो रेलों के तले हमें दबा दिया जाएगा। मीन्स कि उस समय जो बहुत सारी अफवाहें उड़ती थी, तो कहा जाता था कि जो रेल कहते थे कि अगर आप ईसाई धर्म को नहीं अपनाओगे तो आपको जो रेल की जो पटरियाँ हैं, ठीक है, उनमें वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर लोगों का ये भी मानना था कि रेलगाड़ी अगर बनवाएंगे तो धरती माँ के लिए ये एक मतलब उनके ऊपर एक बोझ की तरह है। ये लोगों की मान्यताएं थी उस समय। उसके बाद भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ठीक है। उनके धर्म का मजाक उड़ाना या फिर उनको भारतीयों को कई ऐसे नामों से या फिर कहें कि सुअर हो, गधा हो, ऐसी चीज़ें नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कई मूवीज़ में, ठीक है। तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स मतलब कि जो हमारे इकोनॉमिकली किसी देश के इकोनॉमिकली अगर किसी देश को इतना नुकसान होगा तो बिल्कुल ही वो एक कॉज बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देश की आर्थिक शोषण करना, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों का किया जा रहा आर्थिक शोषण 1857 के जो है रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड के उद्योगों को व्यापार उन्नति के लिए भारतीय व्यवहार के उद्योग को नष्ट कर दिया। यानी भारतीयों में जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग जो थे, भारत में जो घरेलू उद्योग थे, यानी कि जो भारत में लोग क्या करते थे, पहले अपने आप से चीज़ें बनाया करते थे और क्या करते थे कि हम अपने हाथों से बनाते थे, तो उसकी बहुत अलग चीज़ थी, बहुत शुद्ध और अच्छी चीज़ रहती थी। पर अंग्रेज़ों ने जब ब्रिटेन में जाके अपनी मशीनों से चीप चीज़ें बनानी शुरू की, चीप माल क्या करते थे कि यहाँ से अच्छा जो कच्चा माल ले जाते थे ना, वो अपने देश में रखते थे, ठीक है। वहाँ से फिर चीप माल, गंदा माल जो वो भेजते थे, और उस पर क्या होता था कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती थी, जिसको हम आयात कर होता था, वो नहीं लगता था। पर यदि किसी भारतीय को, ठीक है, कोई आयात करनी चीज़ होती थी, ये निर्यात भी करनी कोई चीज़ होती, तो उस पर उसको भारी टैक्स लगा दिया जाता था, और उनकी जो चीज़ें होती थी वो बहुत मुश्किल हो जाती थी अपना जीवन बिताना, ठीक है। उसके बाद है भूमिपतियों का विनाश। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन भी राज्यों को जीता वहाँ पे नई व्यवस्था बनाई। उन्होंने जो जागीरों को जब्त कर लिया था ना, उनमें से अनेक जो थे वो ज़मींदार थे या फिर तालुकार भी थे। इनको क्या किया गया, इनका जितना भी इनके राइट्स थे या फिर अधिकार थे उस समय, इन्होंने क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया था। हम कहें तो अनेक ज़मींदारों को पुरस्कार के रूप में, जो लोग अंग्रेज़ों के साइड हो गए उनको वो जागीरें यानी ज़मीनें मिली, पर जो नहीं हुए उनको जेल उनको उनको उनकी संपत्ति से हटा दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भू राजस्व की दरों को भी बहुत ही नहीं, भू राजस्व मीन्स की जो आपका टैक्स सिस्टम था एग्रीकल्चर पे हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कई कई हमने देखा कि कई कई बार तो 50% से भी ऊपर हमने टैक्स सिस्टम अपने देश में उस समय देखा था, क्योंकि किसानों को, चाहे आप देख सकते हैं कि 100 बोरी अगर कोई किसान उस समय गेहूं उगाता था तो उसमें से 50 बोरी उनको अंग्रेज़ों को देनी होती थी, ये चीज़ रहती थी। बेकारी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अनेक देशों रियासतों पर अधिकार कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि रियासतों में काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि देखो अनेक ही जो रियासतों पर जब अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया तो स्वाभाविक सी बात, तो उन्होंने क्या करा, अपने ही लोगों को कहाँ पे लगाया था, क्या कहते हैं, उन पोस्ट पे लगा दिया। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि भारतीय जो सेना में जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको सूबेदार से ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं मिलती थी। इवन कि कोई जो नया भी सोल्जर आता था वो भी ढंग से बात नहीं करता था, एक अपने सीनियर
हो, चाहे वो भारतीय था, उस सीनियर से भी वो ढंग से बात नहीं की करते थे, ठीक है। ये चीज़ बोली जाती है। नौकरियों में असमानता जैसे हमें सुनने को मिलता है, जैसे मैंने यही पॉइंट अभी आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट में उच्च नौकरियों देते समय जाति, धर्म, रंग का कोई भी कुछ भी इशू नहीं देखा जाएगा। पर बाद में क्या हुआ, इसको प्रैक्टिकली रूप में देखा गया। तुलना में देखो क्या होता था कि तुलना हुई, हम कहें कि जो वहाँ पे अंग्रेजी सैनिक थे उनको उनकी जो सैलरीज थी वो ज़्यादा मिलती थी, पर जो भारतीय थे यानी इंडियन सोल्जर्स थे उनको उनके जो टैक्स थे यानी वेजेस थे वो कम मिलते थे। तो एक तरह से इतने सारे कॉजेस हैं, चाहे हम सोशल की बात करें, पॉलिटिकल की, हम इकोनॉमिक की बात करने लग गए, ठीक है। तो ये कॉजेस थे, ठीक है, उस समय के। अब हम मिलिट्री कॉजेज में क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिट्री कॉजेज में देखो, सबसे पहला ही कारण हम कह सकते हैं मिलिट्री कॉजेज में था, कौन सा था, मैंने चर्बी वाले कारतूस के बारे में बात की थी, ठीक है। अब देखो भारतीय सैनिकों में असंतोष, क्यों भारतीय सैनिकों में असंतोष पाया जाने वाला असंतोष जो था वो 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है। भारतीय सैनिकों को बहुत ही कम पदोन्नति, मैंने जैसे आपको बताया कि जो भारतीय सैनिक थे यानी जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको बहुत कम ही प्रमोट किया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार ही बनाया जाता था, ठीक है। उनका अपमान भी किया जाता, चाहे वो 30 साल तक भी उन्होंने अपनी सेवा दी हो, फिर भी उनको अंग्रेजी सैनिकों के सामने उनकी पालना करनी पड़ती थी, चाहे एक नया सैनिक ही क्यों नहीं आया हो। सेकेंड रीज़न है इसमें अपना मिलिट्री में प्रथम इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में, ठीक है। अफगान वॉर जो एंग्लो और अफगान वॉर हुई थी 1839 से 1842 के बीच, इसमें क्या हुआ था कि इसके जो था एक युद्ध लड़ा गया था एंग्लो और अफगान यानी इंडिया और अफगान के बीच, ठीक है। अब तक विश्व में जितनी भी लड़ाई हुई उनमें अंग्रेजी विजय रहे थे, इसलिए क्या हुआ था कि उन्हें अजय यानी कि जिसको हराया ना जा सके उसको अजयी बोला गया। परंतु अफगानिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में अंग्रेजों को विनाशकारी क्या हुआ, पराजय हुई। इन अपने आप को जितना भी उन्होंने सोचा कि हम जीतेंगे, पर इसमें क्या हुआ, अंग्रेज हार गए। अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ कि युद्ध में भेजे गए 16,000 सैनिक में से केवल एक ही जीवित बचा, यानी आप देख सकते हैं कि 16,000 सैनिकों में से ज़्यादा भारतीयों को ही भेजा होगा, उसमें से भी एक ही जीवित था, ठीक है। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा कि पहली बार आप किसी एक तरह से कह सकते हैं ईगो हर्ट होना, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बोला गया। भारतीय सैनिकों के दिलों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। वह यह सोचने लग पड़े कि यदि वह अफगानों की तरह योजनाबद्ध ढंग अपनाए तो निसंदेह वह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सकते हैं, यानी भारतीय सैनिकों ने बात सोची, ठीक है। भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में अंतर कैसे, देखो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ अंग्रेजों का अधिकांश जो है भारतीय सैनिकों की भर्ती करने पड़े, क्योंकि देखो अंग्रेजों को क्योंकि भारतीय सैनिक ज़्यादा थे ना, भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी इसलिए, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एंग्लो क्रीमिया युद्ध में उलझ गया इंग्लैंड। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्थितियाँ जो होती निपटने के लिए उस समय बहुत ही अंग्रेज सैनिक भारत से बुलाया गया, यानी कि बहुत से अंग्रेजी सैनिकों को भारत से बुलाया गया। इसीलिए क्या हुआ कि ज़्यादातर उस समय भारतीय सैनिकों को उसमें अंग्रेजी शासन के टाइम पे वो करना पड़ा, भर्ती करना पड़ा, ठीक है। अब कहते हैं कि जर्नल सर्विसेज एलिस्टमेट एक्ट क्या था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। 1856 में ये कैनिंग के द्वारा लाया गया एक सेवा भर्ती एक्ट जो था, ठीक है। इसने और भी काम किया खराब, मतलब एक तरह से और भी काम को बिगाड़ने वाला काम किया। क्या हुआ कि इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक नए भर्ती होने वाले सिपाही पर यह शर्त लगाई जाती थी कि आवश्यकता पड़ने पर वो उसको विदेश में भेजा जा सकता है। पर आपको पता है कि उस समय भारत में मान्यता थी कि 7 समुद्र पार जाना काले पानी की सज़ा जैसी ही चीज़ मानी जाती थी, कि काले पानी की सज़ा की तरह ही है, धर्म के विरुद्ध माना जाता था, ठीक है। अब देखो अवध का विलय मैं आपको दोबारा नहीं समझाऊंगी अवध का विलय कैसे हुआ, ठीक है। और निश्चयपुर जो थे उस समय, हाँ ये थोड़ा अलग है। देखो इसमें ये चीज़ थी कि जब डलहौजी ने क्या किया था 1856 में अवध के जो नवाब है, जब उनको वहाँ से हटा दिया था कुशासन के उसमें, तो 75,000 जो सैनिक थे वहाँ से उनका संबंध अवध से ही था, ठीक है। तो क्या हुआ कि भारत को जीतने में अंग्रेज़ों की तो बड़ी, देखो उन्होंने भारत को जीतने में अंग्रेज़ों की बड़ी ही निष्ठापूर्ण सेवा की थी, ठीक है।
वह यह सहन करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी रियासत अंग्रेजों के अधिकार में है, अतः अवध के विलय ने आग में घी डालने का कार्य किया। ठीक है, कि देखो उस समय जो बहुत ही ज़्यादा सैनिक थे, 75,000 सैनिक थे कम से कम अवध, यानी हम कहीं उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, अवध उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है। ठीक है, जो लखनऊ के साथ ही आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक उड़ती हुई अफवाह, विल्ट रूमर क्या थी। देखो उस समय समस्त भारत में जो था एक अफवाह बहुत ज़ोर से फैली। क्या थी कि जो अंग्रेज़ी शासन यानी ब्रिटिश का जो रूल रहेगा, ठीक है, वो केवल रहेगा 100 ईयर्स के लिए। ठीक है, यानी जब 1757 में प्लासी का वॉर जब हुआ था, जब वॉर ऑफ प्लासी हुई थी, तो इस हिसाब से 1857 में भारत को तो आज़ाद हो जाना चाहिए था। तो लोगों के अंदर ये चीज़ अफवाह फैली हुई थी। ठीक है, तो एक ये भी तरह से इसका कारण बनती है। उसके बाद आपका लास्ट कॉज जो है वो है आपका इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इमीडिएट कॉज में बस ये कि चरबे वाले कारतूस 1857 की रिवॉल्ट का सबसे बड़ा कारण, तत्कालीन कारण बनते हैं। 1856 में अंग्रेजों ने जब ब्राउन बेस राइफल की जगह एनिफेंट राइफल का निर्माण किया, तो इन राइफल्स के प्रयोग किए जाने वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी उस समय। तो क्या हुआ कि लोगों ने अपने धर्म के विरुद्ध समझा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ा कारण इसको भी माना गया। आई होप आपको वीडियो समझ आ चुकी होगी, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वीडियो थी। इसी तरह आपकी वीडियोस पार्ट वाइज आएगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड हैप्पी लर्निंग। कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट में चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना।